वेलकम टू बायोक्वेस्ट। देखिए, अब हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो हमने रेप्लिकेशन कंप्लीट कर लिया है, उसके साथ साथ हमने डीएनए डैमेज एंड रिपेयर और रिकॉम्बिनेशन को भी कवर कर लिया है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए, ट्रांसक्रिप्शन सबसे पहले हम इसको दो फेजेस में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जो सिंपलर ट्रांसक्रिप्शन है या फिर मैं कहूँ कि जो बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन है हम उसको स्टडी करेंगे, एंड देन वी विल बी मूविंग टू द यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, जो कि कंपेरेटिवली मैं कहूँ तो हल्का सा कॉम्प्लेक्स है। हालांकि ट्रांसक्रिप्शन अपने आप में एक बड़ी सी आसान सी प्रोसेस है। अगर मैं बात करूं तो अगर आपने सेंट्रल डोग्मा के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि दिस इज सेंट्रल डोग्मा। आपके पास डीएनए है जो कि आपका मेन जेनेटिक मटेरियल है। व्हेन डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए जो है आपका आरएनए बनाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन, राइट। जब हम जेनेटिक जो आपकी इंफॉर्मेशन है जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट है उसको हम एक रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात, ट्रांसक्रिप्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मैं सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा। डीएनए जो है इसको हम बोलते हैं द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, राइट। हर सेल के अंदर जो आपका डीएनए है वो उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपकी होती है कि डीएनए से आप लगभग हर प्रोटीन बना सकते हैं जो कि आपकी सेल को रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन होती है आपके स्पेसिफिक पोर्शंस की, राइट। मान लीजिए कि आपको किसी पर्टिकुलर जीन ए जो है उससे आपका प्रोटीन ए बनेगा और आपकी सेल के अंदर आपको प्रोटीन ए की जो है एकदम से नीड जो है वो बढ़ गई है। तो आप क्या करेंगे, आपका डीएनए के अंदर जो जीन ए है आप स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ उसी को ट्रांसक्रिप्ट करेंगे, बेसिकली रीडेबल फॉर्मेट में लाएंगे। जो ये वर्ड होता है ट्रांसक्रिप्ट, इसका मीनिंग यही है कि ये जो है एक रीडेबल फॉर्मेट है। डीएनए जो है वो डायरेक्टली, राइबोसोम्स जो है वो डायरेक्टली डीएनए को रीड नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे आरएनए भी क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, राइट। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो प्रोटीन बनाने के लिए हमारा, क्योंकि हमारी सेल में मेजॉरिटी ऑफ द जो फंक्शंस हैं वो प्रोटीन्स या फिर मैं कहूँ एंजाइम्स की वजह से होते हैं, तो प्रोटीन जो है वो बहुत ही यू कैन से इट इज़ द वर्किंग फॉर्म, राइट। लेकिन डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता, क्योंकि जो राइबोसोम्स हैं दे कैन नॉट रीड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके पास राइबोसोम है, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो राइबोसोम्स हैं आपके, ये डबल स्ट्रैंडेड ना तो आरएनए को रीड कर सकते हैं और ना ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को रीड कर सकते हैं। आपको पता है कि डीएनए जो है सबसे पहली बात तो न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा, न्यूक्लियस से बाहर नहीं आता। क्योंकि देखिए डीएनए जो है आपका ब्लूप्रिंट है, राइट। इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, ये वो लाइब्रेरी है, ये वो किताब है डीएनए जिसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो एक सेल के लिए जरूरी है। तो इसको सेफ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डीएनए के अंदर किसी भी तरह की कोई म्यूटेशन आ गई तो वो सेल के लिए खतरनाक हो सकती है। तो वी वांट डीएनए टू बी सेफ एट ऑल टाइम्स। लेकिन वहीं पे हमें डीएनए से काम भी तो करना है ना। अब वो बुक किस काम की जिसको आप पढ़ ही ना सकें, राइट। सो सिंपली अगर आपको मान लीजिए डीएनए से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको एक रीडेबल फॉर्मेट में, एक छोटा रीडेबल फॉर्मेट जो मैं कहूँगा उसमें आप इसको कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आरएनए। आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए और डीएनए में डिफरेंस यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आरएनए जो है ये साइटोप्लाज्म में आ सकता है, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक जो इन्वायरमेंट है आपका वो अनस्टेबल होता है न्यूक्लिक एसिड्स के लिए। वो न्यूक्लिक एसिड्स साइटोप्लाज्म में ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते। काफ़ी रीजंस हैं इसकी वजह से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक एंजाइम्स होते हैं विद दैट वी कॉल न्यूक्लिएजेस, जो कि आपके प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। सेकेंडली, जो साइटोप्लाज्म का जो इन्वायरमेंट है वो ऑक्सीडेटिव टाइप का है, ऑक्सीडेशन करवा सकता है वो। सो ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट है आपका, वो भी जो हमारे डीएनए है उसके लिए अच्छा नहीं है। सो दैट्स वाई डीएनए जो है आपका न्यूक्लियस से कभी बाहर नहीं आएगा। आप यूकैरियोट्स के केस में, प्रोकैरियोट्स के केस में आपको पता है कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोइड की फॉर्म में होता है, राइट। लेकिन अगेन आरएनए आप इसलिए बनाएंगे क्योंकि डीएनए जो है आपका मेन ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ है, जिसको आप करप्ट नहीं करना चाहते, राइट। आपके फॉर एग्जांपल आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, जैसे आपके पास अगर कोई पीसी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, अगर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम वो करप्ट हो गया तो आपका फ़ोन यूजलेस है, राइट। भले ही आपका हार्डवेयर कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाए तो दैट फोन इज कंप्लीटली यूजलेस, राइट। सो सिमिलरली दैट्स वाई डीएनए जो है वो डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनाएगा, उसके स्मॉल ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं जिनको हम आरएनए बोलते हैं, वो प्रोटीन बनाएंगे। इससे हमें एक बात और पता लगती है कि आरएनए जो है वो पहले आया था।
आरएनए का एवोल्यूशन पहले हुआ था, डीएनए का एवोल्यूशन फिर आरएनए से हुआ था, राइट? ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, राइट? सो ट्रांसक्रिप्शन और अब मैं यहाँ पे कंपेयर करने जा रहा हूँ दो प्रोसेसेस को। एक तरफ मैं ले रहा हूँ ट्रांसक्रिप्शन और दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूँ रेप्लिकेशन। हमने रेप्लिकेशन कवर कर चुके हैं, इसकी वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं। देखिए हालांकि दोनों काफ़ी अलग प्रोसेसेस हैं आपकी, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन, लेकिन मैं कहूँगा कि दोनों के अंदर सिमिलरिटीज़ भी हैं, राइट? देखिए जो इसका केमिकल, जो दोनों की फर्स्ट ऑफ ऑल जो केमिस्ट्री है फर्स्ट ऑफ ऑल वो काफ़ी सिंपल है, सिमिलर है। और इसके अंदर जो एंजाइम्स वगैरह हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेजेस थे, यहाँ पे आपके पास आएंगे आरएनए पॉलीमरेजेस। सो बेसिकली ये दोनों लगभग सेम है, बस कुछ डिफरेंसेस हैं। तो आइए सबसे पहले उन डिफरेंसेस को देखते हैं। मैं कहूँगा कि आपके पास देर आर 6 मेन डिफरेंसेस इन ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन। तो इनमें सबसे पहला जो है, देखिए जो ट्रांसक्रिप्शन है वो बनाता है आपका आरएनए और जो रेप्लिकेशन है वो बनाता है आपका डीएनए, राइट? सो जब डीएनए बनेगा तो डीएनए बनता है आपका डीएनटीपी से, राइट? और जो आरएनए है वो बनेगा आपका आरएनटीपी से। सो पहला डिफरेंस यही हो गया कि ट्रांसक्रिप्शन में हम यूज़ करेंगे आरएनटीपीज को और डीएनए में हम यूज़ करेंगे, रेप्लिकेशन में हम यूज़ करेंगे डीएनटीपीज को। सो दैट इज गोइंग टू बी अवर मेन डिफरेंस। सेकेंडली, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो आप एंजाइम यूज़ करते हैं दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। रेप्लिकेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं हमारा डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज जो हैं ये भी मैं कहूँगा कि इनमें भी डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। इनका स्ट्रक्चर भी अगर आप कंपेयर करें तो लगभग एक जैसा ही है। आपको याद हो तो मैंने स्ट्रक्चर आपका डीएनए पॉलीमरेज का बताया था कि आपका कुछ हाफ क्लोज फिस्ट की तरह आपका स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपका डीएनए पॉलीमरेज का है। उसी यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है। सो ज़्यादा डिफरेंसेस यहाँ पे नहीं हैं, राइट? उसके बाद जो अगला डिफरेंस है वो ये है कि जो आरएनए प्रोडक्ट है, क्योंकि ये जो आरएनए बनेगा आपका ट्रांसक्रिप्शन में, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा कि आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है कुछ इस तरीके से, और डीएनए जो है आपका यूज डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में आपको मिलता है। जो डीएनए आपका रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए बनेगा वो बेस पेयर्ड ही रहेगा, डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में रहेगा, जबकि आरएनए जो है वो अलग हो जाएगा, राइट? सो आरएनए डज नॉट रिमेन बाउंड टू द डीएनए, does not remain bound to the DNA, राइट? इसका मतलब कि क्या, यहाँ पे एक सेपरेशन आएगी, आरएनए डीएनए से अलग होगा, ओके? और यूजुअली एक टाइम पे 10 बेस पेयर का आरएनए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, 10 बेस पेयर का आरएनए ही डीएनए के साथ आपको बाउंड मिलेगा। तो ये आपके ये पहला डिफरेंस है, दिस इज द सेकंड वन, ये थर्ड वन है। इसके बाद जो अगला डिफरेंस है, देखिए मैं कहूँगा कि जो अगला डिफरेंस मेन है ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में, इसको समझने के लिए मैं कहूँगा कि जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है और जो रेप्लिकेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेप्लिकेशन जो है इट इज़ अ हाईली एक्यूरेट रिएक्शन, नॉट जस्ट एक्यूरेट, क्योंकि एक्यूरेट तो आपकी ट्रांसक्रिप्शन भी है, लेकिन जो आपका रेप्लिकेशन है इट इज़ अ हाईली एक्यूरेट रिएक्शन। यहाँ पे अगर मैं एरर रेट्स की बात करूँ तो आइए दोनों के एरर रेट्स को कंपेयर करते हैं। जो डीएनए रेप्लिकेशन है इसका एरर रेट होता है 1 in 10⁻10 बेस पेयर्स, मतलब लगभग बात की जाए तो आई थिंक 10 बिलियंस, आई थिंक 10 बिलियन ही होंगे, यस 10 बिलियंस में एक बेस पेयर आपका गलत होता है। तो ये एरर रेट है आपके डीएनए रेप्लिकेशन के। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन की, यहाँ पे एरर रेट है 1 in 10,000। तो देख सकते हैं आप, हालांकि एक्यूरेट है, 1 in 10,000 भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एज कंपेयर टू रेप्लिकेशन इट इज़ नॉट दैट एक्यूरेट। इसका रीज़न सिंपल सा है, देखिए रेप्लिकेशन डील करता है आपके डीएनए के साथ। डीएनए आपका मेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन का सोर्स है और आप नहीं चाहते कि डीएनए में किसी भी तरह की कोई म्यूटेशन आए, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में वहीं पे ट्रांसक्रिप्शन में बनता है आपका आरएनए, और मान लीजिए कि आरएनए के अंदर कोई म्यूटेशन आ जाती है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करें तो एरर रेट जो है ट्रांसक्रिप्शन की वो ज़्यादा अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू रेप्लिकेशन। तो चांसेस हैं कि आरएनए के अंदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कोई ना कोई म्यूटेशन आ जाएगी। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि आपका जो प्रोटीन बनेगा दैट इज़ गोइंग टू बी डिफेक्टिव। यही आपका रिजल्ट हो सकता है, राइट? कि प्रोटीन, आरएनए से जो प्रोटीन बनने वाला है वो डिफेक्टिव बनेगा। तो दिस इज़ द वर्स्ट केस सिनेरियो।
अगर ऐसा होता है कि आपका प्रोटीन डिफेक्टिव बनेगा तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम उस प्रोटीन को डिग्रेड कर सकते हैं। तो सेल को अगर मैं बात करूं तो सेल को कोई भी लॉन्ग लास्टिंग जो आपका इफेक्ट है वो नहीं हुआ। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि अगर लगा लीजिए रेप्लिकेशन के दौरान कोई म्यूटेशन आती है, रेप्लिकेशन के दौरान अगर डीएनए के अंदर कोई म्यूटेशन आती है तो दैट कैन बी क्वाइट डेंजरस टू द सेल। बेसिकली अगर म्यूटेशन खतरनाक है तो आपके यूजुअली दो केसेस होते हैं, या तो आपकी सेल जो है वो कैंसरस हो सकती है, हालांकि एक म्यूटेशन से कैंसर नहीं होगी, बट अगर आपके म्यूटेशंस जो हैं वो अकमलेट होने लग जाएं, आपने मल्टी हिट मॉडल के बारे में सुना होगा, तो वो कैंसर का कॉज कर सकती हैं आपकी सेल के अंदर। सेकेंड ऑप्शन है कि आपकी सेल डेथ हो जाएगी, बिकॉज इफ द सेल बेसिकली सीज कि उसके डीएनए के अंदर कोई डिफेक्ट है, द सेल इज गोइंग टू बी वो जो है प्रोग्राम सेल डेथ कर लेगा। सो ये देयर इज दैट्स अनदर डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन। इसके साथ साथ एक और डिफरेंस भी है। देखिए, आपको पता होगा कि जब रेप्लिकेशन जो हमारी हो रही है, रेप्लिकेशन कंप्लीट डीएनए की होती है, राइट। इसके अंदर कंप्लीट जो आपका डीएनए है उसकी एक न्यू कॉपी बनती है, जबकि जो ट्रांसक्रिप्शन है ये एक सेगमेंट ऑफ डीएनए की के साथ ही आप काम करते हैं। सेगमेंट ऑफ डीएनए मतलब कि यहाँ पे रेप्लिकेशन के दौरान आपका पूरा डीएनए जो है उसको रेप्लिकेट किया जाएगा, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में हम डीएनए के एक टुकड़े के साथ, एक सेगमेंट के साथ ही हम जो है ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। इसके साथ साथ एक और डिफरेंस है। देखिए, अगर मैं बात करूं कि एक ऑर्गेनिज्म में, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर लगभग 10⁻⁴ सेल्स होती हैं, तो यूजुअली रेप्लिकेशन सब में एक जैसी होती है, ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होते। जो ये आपकी इतनी सारी सेल्स हैं, जो रेप्लिकेशन है इट रिमेन्स द सेम, राइट, सेम इन ऑल सेल्स। बेसिकली ये ऑल सेल्स जो हैं ये एक ऑर्गेनिज्म की हैं। लेकिन अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात करूं तो ट्रांसक्रिप्शन कैन बी डिफरेंट, राइट, इट इज डिफरेंट इन सेम डिफरेंट इन डिफरेंट सेल्स, राइट, इवन इन द सेम सेल्स। मान लीजिए कि आपके पास दो बिल्कुल सेम सेल्स, राइट, मान लीजिए कि आपके पास दो सेल हम यहाँ पे ले रहे हैं, दिस इज सेल ए एंड दिस इज सेल बी, ये दोनों एक ही टाइप की सेल है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस हो सकता है कि इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन कुछ और चल रही हो और इसके अंदर कुछ और। तो ये थे आपके कुछ मेन डिफरेंसेस, हालांकि बाकी चीज़ें आपकी ज़्यादातर सेम ही रहती हैं। एक डिफरेंस मैं और बताऊंगा यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि डीएनए के दौरान, रेप्लिकेशन के दौरान आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं द प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन, राइट। जो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन बना था उसकी ज़रूरत आपको डीएनए रेप्लिकेशन में पड़ेगी, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के दौरान नो नीड, राइट। आपको प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ये थे कुछ डिफरेंसेस आपके। हालांकि इसके बाद एक और डिफरेंस जो आपको ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में यूजुअली देखने को मिलेगा वो ये है कि रेप्लिकेशन के अंदर आपको जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन चाहिए होता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेजेस हैं उनको कोई भी प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन ज़रूरत नहीं होती। वो सिंगल स्ट्रैंडेड जो आपका आरएनए है उसके ऊपर भी वो अपना फंक्शन शुरू कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन कुछ इस तरह की सिचुएशन थी आपके पास, जिसमें यहाँ पे ये जो है आपकी टेम्पलेट थी और टेम्पलेट के साथ आपका एक प्राइमर जुड़ा हुआ था, राइट। तो ये कंडीशन आपको, ये रिक्वायरमेंट है आपकी डीएनए रेप्लिकेशन की, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। आप सिंपली एक सिंगल टेम्पलेट पे आप ये फंक्शन जो है ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है आपका आरएनए पॉलीमरेजेस। क्योंकि देखिए, ट्रांसक्रिप्शन में जाने से पहले हम थोड़ा सा आरएनए पॉलीमरेज के बारे में जान लेते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेजेस जो हैं, देखिए सबसे पहली बात कि आरएनए पॉलीमरेजेस आर द मेन एंजाइम जो कि आपके ट्रांसक्रिप्शन में काम आते हैं, और इनके जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ये अगेन मैं कहूँगा कि आरएनए पॉलीमरेज के काफ़ी अलग अलग करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं एज़ कम्पेयर टू द डीएनए पॉलीमरेजेस। हालांकि सिमिलरिटी भी काफ़ी हैं। तो बात करें, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है, हम सबसे पहले यहाँ पे बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं सिर्फ बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज कोर की बात करूँगा। तो यहाँ पे मैं बैक्टीरियल कोर मैं लिख रहा हूँ सिर्फ। तो जो बैक्टीरियल कोर है वो आपकी 5 सब यूनिट्स की जो है बनी होती है।
वो 5 सब यूनिट्स कौन सी हैं? देखिए इसके अंदर आपके पास पहली बात तो आपके पास 2 अल्फ़ा होती हैं, इसको हम अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 बोल सकते हैं, हालाँकि ये दोनों जो हैं सेम है आपकी। फिर आपके पास बीटा और बीटा डैश या बीटा प्राइम आप बोल सकते हैं, वो है आपके पास। और लास्ट में एक सब यूनिट होती है आपकी ओमेगा, ये है आपकी बैक्टीरियल कोर की बात। ओके, अब देखिए जो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेसेस होते हैं, देखिए फंक्शन वही है ट्रांसक्रिप्शन का, बट थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अगर मैं एक्चुअली मैं यहाँ पे एक टेबल का यूज़ करना चाहूँगा, मैंने एक्चुअली यहाँ पे रखी है टेबल हमारी, तो इसको हम क्या है कि पिक करके इसको हम यहाँ लेके आ सकते हैं ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये टेबल जो है ये कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो प्रोकैरियोट्स हैं आपके, प्रोकैरियोट्स के अंदर बेसिकली आपके पास दो तरह का आरएनए पॉलीमरेज है। एक तो बैक्टीरियल कोर जो कि नॉर्मल आपके बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलेगा, और फिर है आपके पास आर्किल कोर जो कि आर्किल बैक्टीरिया में देखने को मिलती है। तो बैक्टीरियल कोर के अंदर जो 5 सब यूनिट है, जैसा कि मैंने मेंशन किया था, आपके पास बीटा डैश, बीटा बीटा, अल्फा 1, अल्फा 2 और ओमेगा, ये 5 सब यूनिट हैं। और इनके जो होमोलोग्स हैं, देखिए आर्किल जो कोर है आपकी आरएनए पॉलीमरेजेस की, उसमें ये इनके होमोलोग्स हैं। तो इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इनको पता होना चाहिए आपको, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स की, तो जैसे बैक्टीरिया के अंदर आपके पास सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज है। वो एक ही आरएनए पॉलीमरेज आपके अलग अलग तरह के आरएनएज को बनाता है। फॉर एग्जांपल आपके जो मेन आरएनएज हैं, जैसे कि आरएनए, जो टीआरएनए, एमआरएनए है, ये सारे के सारे जो आपके आरएनएज हैं, ये बनाए जाते हैं आपके एक ही प्रोटीन के द्वारा। लेकिन उसी कंपैरेटिवली अगर बात करें तो आपके जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स के अंदर आपके पास 3 अलग अलग तरह के आरएनए पॉलीमरेसेस आपको देखने को मिलेंगे। आरएनए पोल 1 जो कि ये है, आरएनए पोल 2 और आरएनए पोल 3। इसको अब आरएनए P1, P2, P3 भी बोल सकते हैं। अब देखिए इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात, जो आरएनए पोल 1 है आपका, ये क्या बनाता है? ये यूजुअली जो आपके बड़े बड़े आरएनएज हैं, ज़्यादातर उनके साथ ये डील करता है आपका जो आरएनए पोल 1 है। जबकि जो आरएनए पोल 3 है, ये आपका मेनली जो है टीआरएनए के साथ डील करता है, जो ट्रांसफर आरएनए है। इन सभी आरएनएस को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ट्रांसलेशन कर रहे होंगे। ओके, उसके साथ साथ जो आरएनए पोल 3 है आपका, ये इसके साथ साथ टीआरएनए तो बनाता ही बनाता है, इसके साथ एक 5s आरएनए है, वो भी आपका पोल 3 ही बनाता है। और कुछ और होते हैं जिनको हम एसएन आरएनए बोलते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस। इनका भी जो प्रोडक्शन है वो आपका आरएनए पोल 3 करता है। जो आरएनए पोल 2 है, ये मेनली आपका डील करता है एमआरएनए के साथ, जो आपका मैसेंजर आरएनए है। तो ये इनके सब यूनिट्स हैं। अब देखिए जो आपके यूकैरियोटिक पॉलीमरेजेस हैं, आरएनए पॉलीमरेजेस, ये कंपैरेटिवली इनके अंदर सब यूनिट्स थोड़ी सी ज़्यादा हैं। आप देख सकते हैं कि 5 तो ये हैं जो कि होमोलोग हैं आपकी बैक्टीरियल कोर की, इसके साथ 9 अदर्स हैं, यहाँ 7 अदर्स हैं और यहाँ 11 अदर्स हैं। तो स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर आएगा। और रिसेंटली अगर मैं बात करूँ, इस टेबल में मेंशन नहीं है, तो रिसेंटली आपको हमने जो है आरएनए पॉलीमरेज 4 और 5 भी डिस्कवर किए हैं। आरएनए पॉलीमरेज में यहाँ पे पोल 4 और पोल 5 लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा कि आरएनए पॉलीमरेज और 4 और 5 की बात हो रही है। ये पाए गए हैं आपके प्लांट्स के अंदर, और प्लांट्स के अंदर ये आपके बनाते हैं आईआरएनएस, राइट, जिनको हम इंटरफेयरिंग आरएनएस बोलते हैं। इंटरफेयरिंग आरएनएस को हम बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, आई होप कि आपको पता होगा। तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बनेगी आईआरएनए पे, राइट। सो ये आपके पॉलीमरेजेस हैं, आरएनए पोल 1, 2, 3 और 4 और 5 सिर्फ प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेंगे आपको। हालांकि जो 4 और 5 का स्ट्रक्चर है, ये क्लोजली रिजेंबल करता है आपके पॉलीमरेज 3 को, राइट, सॉरी पॉलीमरेज 2 या 3 को। तो जो पॉलीमरेज 3 है आपका, जो ये वाला है, इनका और इनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसके बाद आइए थोड़ा सा आप डिटेल में जान लेते हैं जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है, इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है। अब हम बताया आपको कि 5 सब यूनिट्स हैं, लेकिन वो 5 सब यूनिट की अरेंजमेंट कैसी है, शेप कैसी है, वो सब देखते हैं। तो ये है आपका आरएनए पॉलीमरेज। ओके, ये इकोलाई का आपका यहाँ पे बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज मैंने लिया है। सबसे पहले आइए इसके फीचर्स जान लें। सबसे पहला फीचर जो आप देखते ही यू कैन से आपको पता लगना चाहिए, वो ये है कि इसकी शेप समवट सिमिलर है आपकी डीएनए पॉलीमरेजेस से, बट डिफरेंसेस भी हैं। देखिए आपको याद हो तो मैंने बताया था डीएनए पॉलीमरेजेस की शेप जो है वो हाफ क्लोज हैंड की तरह होती है, जबकि यहाँ पे जो शेप है आपकी, वो सबसे पहले हम इसको या तो हम इसको पिंसर शेप बोलते हैं, या फिर हम इसको
क्रैब क्लो शेप बोलते हैं। तो आप अपने इच्छा अनुसार चुन सकते हैं कि कौन सी शेप अच्छी होएगी। बेसिकली जो शेप है वो कुछ इस तरह की होती है आपकी, राइट। तो कुछ इस तरह की आपको जो है पिंसर शेप जो है वो देखने को मिलेगी। बैक्टीरियल पॉलीमरेसिस में यूजुअली शेप सेम ही रहती है, यूकैरियोट हो या बैक्टीरिया। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे बैक्टीरिया डिस्कस कर रहे हैं तो इसी के साथ साथ ओके, अब बात आती है इसके अंदर जो 5 सब यूनिट्स हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन की है, सबसे पहले अल्फा से शुरू करते हैं। तो ये जो पीछे वाला रीजन है, जो यहाँ वाला रीजन है, ये वाला जो आपको ग्रीन और येलो कलर दिख रहे हैं, ये आपकी 2 अल्फा सब यूनिट्स हैं। क्योंकि दोनों सब यूनिट्स लगभग सेम है तो मैंने यहाँ पे अलग से उनको डिनोट नहीं किया है। तो ये आपकी जैसे अल्फा यूनिट है, ये दूसरी अल्फा यूनिट है। तो 2 अल्फा यूनिट्स आपके पास यहाँ पे हैं। इसके साथ साथ जो बीटा सब यूनिट्स हैं, जो बीटा और बीटा डैश या बीटा प्राइम जो हैं आपके पास, ये बनाती हैं जो ये पिंसर्स हैं, जो ये क्लोज हैं, ये और हमारा जो ये वाला पिंसल्स है, ये बने होते हैं आपके बीटा के, राइट। सो उसके बाद आप सिंपली देख सकते हैं जो आपका यहाँ पे ब्लू कलर है, दैट इज द बीटा सब यूनिट। और ये इस जो आपकी जो पर्पल कलर है, ये है आपका बीटा डैश या बीटा प्राइम सब यूनिट। ये एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड हैं, ओके। और इसके बीच में देखिए एक और चीज़ जो यहाँ पे हमें पता करनी होगी, यहाँ पे आपको रेड कलर में दिख रही होगी, यहाँ पे ये आपकी ओमेगा है। ये आपकी 5th सब यूनिट जो है, ये है आपकी ओमेगा सब यूनिट, ओके। इसके साथ साथ अगेन जो ओवरऑल शेप है वो मैंने बताया आपको, क्रैब क्लो या फिर पिंसर शेप्ड है, राइट। अब आपको इसको बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको पास मैग्नीशियम आयन है। तो ये जो आपकी साइट है, यहाँ पे ये वाला जो आपका रीजन है, मैं यहाँ पे रेड कलर का यूज़ कर रहा हूँ, आई होप कि आप अलग से देख पाएंगे। इसको बोला जाता है एक्टिव सेंटर, एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट। तो ये आपकी बेसिकली जो है, ये वाला जो रीजन है आपका, ये आपकी एक्टिव साइट होती है आरएनए पॉलीमरेज की, ओके। और आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिव साइट पे आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक मैग्नीशियम आयन बाउंड है, जो ये आपको रेड कलर की डॉट दिख रही है बीच में, दिस इज द मैग्नीशियम आयन। तो आरएनए पॉलीमरेज को देखिए, सबसे पहली बात, आरएनए पॉलीमरेज को जरूरत पड़ती है 2 मैग्नीशियम आयंस की, राइट, 2Mg2 पॉजिटिव। अब इसमें से जो 2 मैग्नीशियम आयन हैं, इनमें से एक जो है वो टाइटली बाउंड होता है, जो कि हमेशा आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाउंड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। और जो दूसरा मैग्नीशियम आयन है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो आपको एक ही मैग्नीशियम आयन दिख रहा है, दूसरा आप नहीं देख पा रहे हैं। तो दूसरा मैग्नीशियम आयन जो है वो इनकमिंग जो आरएनटीपीज हैं उनके साथ आता है हमारे पास। क्योंकि देखिए आरएनए बनाने के लिए आपको आरएनटीपी चाहिए ना, तो उनके साथ जो है दूसरा मैग्नीशियम आयन यहाँ पे आता है, राइट। तो ये थे आपके जो बेसिकली आपका आरएनए पॉलीमरेज है। आई थिंक इतना ही काफ़ी होगा बेसिकली। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि आरएनए पॉलीमरेज में बहुत सारे चैनल्स होते हैं, जिसके थ्रू फॉर एग्जांपल डीएनए जो बन रहा है वो एंटर करता है, ओके। ये हम आगे जो है जब हम उस पार्ट में पहुँचेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक दैट इज़ इनफ अबाउट द आरएनए पॉलीमरेज। अब आइए जो है प्रोसेस पे चलते हैं। प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, जस्ट लाइक रेप्लिकेशन, 3 स्टेप प्रोसेस है। तो हमारे जो 3 स्टेप हैं वो भी अगेन सेम रहने वाले हैं। जो हमारा पहला स्टेप होगा दैट इज गोइंग टू बी इनिशिएशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होने वाला है इलोंगेशन, और इलोंगेशन के बाद हम लास्ट हमारा जो स्टेप होगा दैट इज गोइंग टू बी टर्मिनेशन। तो अगर आपको ध्यान हो तो डीएनए रेप्लिकेशन में भी यही 3 स्टेप थे, और इनफैक्ट ट्रांसलेशन में भी यही 3 स्टेप होने वाले हैं। तो ओके, अगर आपको याद हो तो डीएनए रेप्लिकेशन में मैंने आपको बताया था कि हमें एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिएगा जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होती है। सिमिलरली ट्रांसक्रिप्शन में जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है वहाँ पे आपको एक सीक्वेंस की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चाहिएगा इनिशिएशन के लिए, एक डीएनए सीक्वेंस की जो है रिक्वायरमेंट रहेगी। उस डीएनए सीक्वेंस को हम बोलते हैं प्रोमोटर, राइट। सो प्रोमोटर बेसिकली अगर मैं डिफाइन करूं प्रोमोटर को, तो प्रोमोटर एक ऐसी डीएनए सीक्वेंस है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। तो डीएनए सीक्वेंस वेयर आरएनए पी में, यहाँ आरएनए पोल में लिख रहा हूं, बाइंड्स। तो बेसिकली प्रमोटर के ऊपर से इनिशिएशन जो है आपकी शुरू होती है, और यहाँ पे आपका बनता है प्रमोटर पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स, राइट, प्रमोटर पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स, ओके। अब अगेन ये आपका मैंने एक थोड़ा सा इनिशिएशन का थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता दिया है। उसके बाद देखिए जो डीएनए है यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बना है वहाँ पे डीएनए जो है अनवाइंड होगा, बेसिकली बबल फॉर्मेशन होगी। जैसे रेप्लिकेशन में बना था रेप्लिकेशन बबल, यहाँ पे बनता है ट्रांसक्रिप्शन बबल।
क्योंकि जब देखिए जो आपका डीएनए है वो खुलेगा तो आपको एक बबल शेप देखने को मिलेगी, कुछ इस तरीके से आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लगा लीजिए कि कुछ इस तरीके से आपको सिनेरियो जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये है आपका ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो प्रमोटर बेसिकली यहाँ पे प्रमोटर बाइंड करेगा, प्रमोटर होगा, प्रमोटर पे बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज, एंड देन यहाँ पे फॉर्मेशन होगी आपके ट्रांसक्रिप्शन बबल की, राइट। तो और ओरिएंटेशन जो है देखिए अगेन आपको याद हो तो मैंने बताया था रेप्लिकेशन की डायरेक्शन होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डायरेक्शन यहाँ पे भी सेम रहेगी, ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन भी जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। इसका मतलब जो आपका ग्रोइंग एंड है वो कौन सा होगा, जस्ट लाइक इन रेप्लिकेशन 3 प्राइम है। वहाँ पे भी अगर आपको याद हो तो जो इनकमिंग डीएनटीपीज थे, रेप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, वो 3 प्राइम एंड पे जाके जुड़ते थे। यहाँ पे भी सेम होगा, क्योंकि देखिए अगेन मैंने आपको बताया था कि जो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन है और जो रेप्लिकेशन है उनकी केमिस्ट्री बेसिकली सेम है। उनके अंदर डिफरेंसेस जो हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए ही थे। लेकिन इसमें मैंने ये देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि जो आपकी केमिस्ट्री है दोनों रिएक्शंस की वो लगभग सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री को डिस्कस नहीं किया और मैं डायरेक्टली सीधा आरएनए पॉलीमरेसेस और फिर 3 स्टेप्स पे आ गया मैं। उसके बाद अब देखिए यूजुअली होता क्या है कि मान लीजिए ये 2 स्ट्रैंड है, तो इसको हमें 5 प्राइम 3 प्राइम और डायरेक्शन ओरिएंटेशन दे देते हैं इसको। इनमें से एक स्ट्रैंड एक्ट करती है एज अ टेम्पलेट और दूसरी एक्ट करती है एज अ नॉन टेम्पलेट, राइट। तो मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 3 प्राइम है तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए आरएनए बन रहा है। ये आपका 5 प्राइम एंड होगा और ये 3 प्राइम ग्रोइंग एंड होगा, राइट। तो जिस स्ट्रैंड का यूज करके आपका आरएनए बनाया जा रहा है उस स्ट्रैंड को हम कहते हैं द टेम्पलेट, और जो ये दूसरे वाली है इसको बोला जाता है द नॉन टेम्पलेट। यहाँ पे आप और जो टर्मिनोलॉजी हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोडिंग, नॉन कोडिंग। मैं पर्सनली उनको यूज़ करना पसंद नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, राइट। यहाँ पे काफ़ी सिंपल है, आपके पास टेम्पलेट है और नॉन टेम्पलेट है, तो कन्फ्यूजन क्यों करना बेसिकली, राइट। तो स्टार्टिंग में इनिशिएशन के दौरान ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा, राइट। उसके बाद स्टार्टिंग में 10 बेस पेयर का आरएनए बनता है और 10 बेस पेयर का आरएनए बनने के बाद जो प्रोसेस है वो आगे चलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज हमारे पास आएगा दैट इज गोइंग टू बी इलोंगेशन। इलोंगेशन अगेन इट इज क्वाइट सिंपल, आपके जो आर एन टी पीज हैं वो आते जाएंगे, ओके। और यहाँ पे जो आपका डायरेक्शन है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहेगी। एक चीज का ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि डीएनए जो है रेप्लिकेशन के दौरान वो पूरा नहीं खुलता। एक टाइम पे 12 से 13 बेस पेयर ही जो हैं डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के दौरान अनवाइंडेड होते हैं, राइट। होता कैसे है ये चीज़, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज अपना काम कर रहा है, तो मैं यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बना देता हूँ। तो जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे चलता है वो आगे वाले डीएनए को अनवाइंड कर देगा और पीछे वाले को दोबारा से बाइंडिंग करवा देगा। मतलब कि आगे वाले को तोड़ता जाएगा, पीछे वाले को जोड़ता जाएगा, राइट। तो एट वन पॉइंट आपको ट्रांसक्रिप्शन के दौरान 12 टू 13 जो बेस पेयर हैं सिर्फ यही आपको अनवाइंडेड फॉर्म में देखने को मिलेंगे, राइट। तो उसके बाद बेसिकली अगर मैं बात करूं उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप है दैट इज गोइंग टू बी टर्मिनेशन। ऑब्वियसली मैं इन सबको डिटेल में भी डिस्कस करूंगा, यहाँ पे बस एक तरह से मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो टर्मिनेशन जब मान लीजिए कि जो आपका लगा लीजिए कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक जीन है, एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कि एक प्रोटीन बना रहा है, उसको हम जीन बोलते हैं, राइट। जीन बेसिकली क्या है, इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, एक डीएनए का ऐसा टुकड़ा जो कि एक फंक्शनल प्रोटीन बना सकता है। आई थिंक दैट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन दैट आई कैन गिव यू अबाउट जीन, राइट। तो जीन जो है वो क्या करेगा बेसिकली, जैसे उसकी ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आता है, टर्मिनेशन, जहाँ पे आपकी बेसिकली जो है ये रुक जाती है, ओके। तो ये थे आपके इंट्रोडक्शन तीनों स्टेप्स का। लेकिन यहाँ पे अगेन आप बात करते हैं हम इनिशिएशन की, क्योंकि आपका पहला स्टेप है इनिशिएशन। अब देखिए जो आपकी इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है, मैं यहाँ पे सिर्फ इनिशिएशन लिख रहा हूँ, राइट। ये इसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, देखिए ऐसे नहीं होता, इनिशिएशन के आगे खुद 3 स्टेप, हालांकि ये ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप्स में था, ये खुद आगे 3 स्टेप्स में जो है डिवाइडेड है। ये 3 स्टेप कौन से हैं, देखिए सबसे पहले जब आपका पॉलीमरेज, राइट, आरएनए पॉलीमरेज, जब मैं यहाँ पे पॉलीमरेज लिख रहा हूँ तो आरएनए पॉलीमरेज ही लिखूंगा मैं, जब प्रमोटर से जुड़ता है तो वहाँ पे बनता है आपका क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स, ओके। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका नाम है क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स।
उसके बाद जब ट्रांसक्रिप्शन उसके जो नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका, उसको बोलते हैं, जो क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स है वो ओपन कॉम्प्लेक्स में बन जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि जो पिंसर्स हैं आपके आरएनए पॉलीमरेज के, अगर मैं यहाँ पे एक आरएनए पॉलीमरेज बनाते हैं, लगा लीजिए कुछ इस तरीके से, तो क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स में ओके ये तो कुछ और ही बन गया, इसकी ज़रूरत हमें नहीं थी। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे ये डीएनए है, एक डीएनए भी बना ही लेते हैं अब लगे हाथ। ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और आरएनए पॉलीमरेज जो है यहाँ पे जुड़ चुका है। तो क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स के अंदर होता क्या है कि जो पिंसर्स हैं आपके, ये वाले जो पिंसर्स हैं, ये टाइटली बाउंड होंगे डीएनए के साथ। ओ ठीक है, तो क्लोज कॉम्प्लेक्स में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। ओपन कॉम्प्लेक्स में ये थोड़े से लूज हो जाते हैं और उसके साथ साथ डीएनए जो है तो अनवाइंड होना भी शुरू हो जाता है। तो जब डीएनए की स्ट्रैंड्स अलग होनी शुरू हो जाती हैं, तब हम इसको बोलते हैं ओपन कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पे लिख देते हैं हम डीएनए स्ट्रैंड्स अनवाइंड्स। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ कि अनवाइंडिंग पूरे डीएनए की नहीं होगी। जैसा अगर आपको याद हो तो रेप्लिकेशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है डीएनए की वो अनवाइंड की गई थी, यहाँ पे ऐसा नहीं है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है, ये काफ़ी लोग मिस कर देते हैं, मैं नहीं करने वाला हूँ। इसको बोलते हैं प्रमोटर एस्केप। देखिए प्रमोटर एस्केप ये काफ़ी क्रूशियल स्टेप है, प्रमोटर एस्केप यहाँ पे। प्रमोटर एस्केप का मतलब ये है कि आरएनए पॉलीमरेज और प्रमोटर जब जुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन नहीं है, जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को एज ए टेम्पलेट यूज़ करके उसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो ये चीज़ जो है थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो कभी कभार क्या होता है कि लगा लीजिए आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो स्मॉल 10 बेस पेयर्स के आरएनए बनाता है और दोबारा शुरू मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, 10 बेस पेयर का आरएनए बनाएगा, उसको रिलीज कर देगा और वापस जीरो से आके दोबारा शुरू करेगा। ओके, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू हो रहती है। इसको बोलते हैं अबॉर्टिव इनिशिएशन। इसको हम आगे डिटेल में भी देखने वाले हैं। ये अबॉर्टिव इनिशिएशन होता क्या है। तो ये बेसिकली मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था। ये प्रोसेसेस आपकी सेम रहेंगी इनिशिएशन में ज़्यादातर। उसके बाद अब हम चलते हैं हमारी जो बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि हमें डिटेल में तो यही डिस्कस करनी है आपके पास जो बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी सी, बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन। तो आइए हम यहाँ पे ई कोलाई का एग्जाम्पल लेते हैं। और एक बात जो मैं आपको मेंशन करनी भूल गया, मैं माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे, कि जैसे आपको याद हो तो रेप्लिकेशन में इनिशिएशन के लिए आपको इनिशिएशन फैक्टर्स, इलोंगेशन के लिए इलोंगेशन फैक्टर्स और टर्मिनेशन के लिए अगेन जो एंजाइम्स वगैरह चाहिए थे, फैक्टर्स जो चाहिए थे वो यहाँ पे भी होंगे। इनिशिएशन में आपके पास इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, राइट। इलोंगेशन में इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं, जैसे जीआरई होता है आपका एक। टर्मिनेशन में एक और फैक्टर होता है जिसको रो फैक्टर बोलते हैं, तो वो फैक्टर्स यहाँ पे भी हैं। तो आइए अब इन सभी चीज़ों को स्टडी करते हैं। एक बैक्टीरिया, बेसिकली ई कोलाई का हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलेंगे। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे अगेन इनिशिएशन के लिए आपको इनिशिएशन फैक्टर जो चाहिएगा उसको बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर को सिग्मा, राइट। इनिशिएशन फैक्टर क्या है हमारा यहाँ पे, सिग्मा। बेसिकली आप उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं ई कोलाई बैक्टीरिया को लेके चल रहा हूँ, तो उसके सिग्मा फैक्टर को बोला जाता है सिग्मा 70। तो ये ई कोलाई का इनिशिएशन फैक्टर है, बेसिकली इसको मेंशन कर लेते हैं। आई थिंक ई कोलाई इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा 70। ओके, तो ई कोलाई में जो मोस्ट कॉमनली आपका जो इनिशिएशन फैक्टर आपको मिलता है दैट इज सिग्मा 70। इसके बाद आइए बात करते हैं बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन की। जो सिग्मा फैक्टर है आपके पास, बेसिकली जो प्रमोटर है उस पर उसको रिकॉग्नाइज करने का काम क्या है आपके इनिशिएशन फैक्टर का है। तो बेसिकली आप इसको इनिशिएटर भी बोल सकते हैं, इनिशिएशन फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो इनिशिएशन फैक्टर है आपका जो, इसका फंक्शन क्या है बेसिकली, ये हेल्प करता है पॉलीमरेज को बाइंड करने में, help the polymerase to bind on the promoter। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास देखिए, अगर आपके पास इनिशिएशन फैक्टर नहीं है तो प्रमोटर पे जो बाइंडिंग है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। और ई कोलाई में मैंने आपको बताया कि जो ई कोलाई का मोस्ट कॉमन जो आपका इनिशिएशन फैक्टर है वो होता है आपका सिग्मा 70। अब देखिए इसको आगे जानने से पहले हम इसके लिए मैं एक यहाँ पे पिक्चर का यूज़ करना चाहूँगा, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है।
तो यहाँ पे इस पिक्चर का यूज़ करके हम समझते हैं कि आपका जो ये सिग्मा फैक्टर है ये कैसा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ द सिग्मा फैक्टर, बेसिकली एक डीएनए सीक्वेंस है आपके पास। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो जो सिग्मा फैक्टर है आपके पास, इसके अंदर आपको मेनली आपके पास 2 कंसेंसस सीक्वेंसेस होती हैं आपके पास, राइट। तो ये जो सीक्वेंसेस हैं ये लगभग 6 से 7 न्यूक्लियोटाइड की होती हैं। ओके, दीज आर यूजली 6 to 7 न्यूक्लियोटाइड्स, और इनके बीच में गैप होता है लगभग 17 से 19 बेस पेयर्स का, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका एक नॉर्मल प्रमोटर है। +1 का मतलब है कि यहाँ से आपकी ट्रांसक्रिप्शन, ये जो आपको निशान दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ट्रांसक्रिप्शन आपकी यहाँ से शुरू हो रही है, बेसिकली डिनोटेड बाय +1। तो बेसिकली आपके पास 2 यहाँ पे जो कंसेशन सीक्वेंसेज हैं, इनको यूजली बोला जाता है आपका -10 एंड -35। क्योंकि देखिए -10 क्यों बोला जाता है, क्योंकि जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रही है, ये जो सीक्वेंस है ये उससे 10 बेस पेयर जो है पहले प्रेजेंट होती है। तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज -10। माइनस का मतलब यहाँ पे है अपस्ट्रीम। ओके, अगर आपको कहीं पे भी यहाँ पे माइनस दिखाई दे, इसका मतलब होगा अपस्ट्रीम, या फिर डीएनए की जब भी बात हो माइनस का मतलब होगा अपस्ट्रीम, और प्लस का मतलब होता है आपका डाउनस्ट्रीम। ओके, तो जो आपका जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होनी है उससे पहले प्रेजेंट होती है, ये है आपकी -10 और ये है आपकी -35। इनके बीच में यूजुअली गैप होता है 17 to 19 बेस पेयर का। अब देखिए, ये जो आपकी जो सीक्वेंसेस हैं बेसिकली, इनके अलावा भी और भी सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उन पे जाने से पहले आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए, ये जो गैप है ना दोनों कंसेंसस सीक्वेंसेस के बीच का, -10 एलिमेंट और -35 एलिमेंट हैं जो ये, या सीक्वेंसेस आप बोल सकते हैं, इनके बीच का ये गैप अगर कम है तो इसका मतलब प्रमोटर स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मैं बात करूं कि स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रमोटर की आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो -10 और -35 के बीच का जो गैप है वो काफ़ी वो स्मॉल है, और वीक प्रमोटर के अंदर जो है आपका जो गैप है वो ज़्यादा है। ओके, सो गैप जो है आपका लार्ज है, ज़्यादा भी दूर नहीं होते, बट बेसिकली जो ये डिस्टेंस है आपकी ये वेरी कर सकती है, और इसका वेरिएशन ही आपको बताएगा कि प्रमोटर कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है देखिए, जब मैं कहूँ कि स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है, इसका मतलब ये है कि वो प्रमोटर ज़्यादा बार आपकी ट्रांसक्रिप्शन करवा सकता है। वीक प्रमोटर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा नहीं करवा सकता है। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ऐसा जीन है जिसका प्रोडक्ट आपको, या जो प्रोटीन है उस जीन का, वो आपको ज़्यादा चाहिए, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर वहाँ पे देखने को मिलेगा। अदरवाइज आपको वहाँ पे एक वीक प्रमोटर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स की, तो जो आपके पास RRNA के जीन हैं, जो आपके पास RRNA के जीन्स होते हैं, क्योंकि RRNA राइबोसोम बनाने में काम आता है, तो इनकी डिमांड हमेशा हाई रहती है RRNA की। तो इनके जो प्रमोटर होते हैं RR जीन के, वो यूजुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था आपका एक एग्जांपल स्ट्रॉन्ग प्रमोटर का, जहाँ पे कैसे आप देख सकते हैं कि जो सीक्वेंस है उसका क्या इफेक्ट है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको और एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो देखिए, ये था आपका एक नॉर्मल प्रमोटर। इसके साथ साथ कभी कभार जो -10 और -35 है, इसके अलावा और भी कुछ एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे एक अप एलिमेंट देखने को मिलेगा, राइट। ये है आपका एक अप एलिमेंट। कभी कभार आपको अगर कभी कभी किसी प्रमोटर पे ऐसा भी हो सकता है कि -35 एलिमेंट नहीं है, उसकी बजाय आपके पास जो ये -10 वाला जो एलिमेंट था, ये थोड़ा सा बड़ा है। आप कंपेयर में देखिए इससे, ये थोड़ा सा बड़ा है। तो ये वाला जो एरिया है, इसको बोलते हैं द एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट। तो ये भी आपका प्रेजेंट हो सकता है। और कभी कभार जो एक्सटेंडेड -10 है, ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है। और कभी कभार यहाँ पे -10 के डाउनस्ट्रीम भी एक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं द डिस्क्रिमिनेटर सीक्वेंस, राइट। तो बेसिकली जो आपकी डिस्क्रिमिनेटर सीक्वेंस है, ये इंटरेक्शन जो है इसकी पॉलीमरेज के साथ इंटरेक्शन होती है, और ये स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। तो एक्चुअली बेसिकली बात ये है कि देखिए, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर के अंदर आपको ये दोनों मिलेंगे, और इनके बीच की डिस्टेंस भी कम मिलेगी, और इनके साथ साथ कभी कभार जैसे अप एलिमेंट या माइनस डिस्क्रिमिनेटर, ये रीजंस आपको देखने को मिल सकते हैं। एक्सटेंडेड -10 आपको आम तौर पे वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ पे -35 एलिमेंट एब्सेंट होगा। तो इसके साथ साथ ये बाकी एलिमेंट्स जो हैं, आपको ये भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो इसके साथ साथ अब बात करते हैं, ये तो था आपका प्रमोटर सीक्वेंस। ये है हमारे पास, यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं हम, दिस इज द प्रमोटर सीक्वेंस। अब देखिए, प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने का काम
आरएनए पॉलीमरेज बाइंड जरूर करेगा, लेकिन रिकॉग्नाइज प्रमोटर को करता है आपका जो इनिशिएशन फैक्टर है, जो सिग्मा फैक्टर है। तो इस चीज को समझिएगा कि जो आपका प्रमोटर है, जो कि एक डीएनए सीक्वेंस है, बाइंड यहां पे करना है किसको? आरएनए पॉलीमरेज को। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्ट बाइंड नहीं करता, इनके बीच में एक मिडलमैन होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? इनिशिएटर प्रोटीन या इनिशिएशन फैक्टर। ठीक है, तो मैं इसको यहां पे सिंपली इनिशिएटर कह रहा हूं। इनिशिएटर आपका वो प्रोटीन है जो प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करके आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग करवाएगा। ओके, इस चीज को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आगे काम आने वाली है। अब जब जैसा कि मैंने बताया आपको, जो आपका जो इनिशिएटर है उसको हम बोलते हैं, इकोलाई के केस में जो सबसे कॉमन है वो है आपका सिग्मा 70 इनिशिएटर। और भी होते हैं, अकेला यही नहीं होता, आपके पास और भी हैं। तो एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मेरे पास एक पिक्चर है जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये आपका यहाँ पे दिखाएगा कि कैसे जो सिग्मा इनिशिएटर प्रोटीन है वो सिग्मा जो प्रोमोटर सीक्वेंस है उसको कैसे रिकॉग्नाइज करता है। तो सबसे पहले ये है आपका सिग्मा 70। ये जो आपका ये है आपका सिग्मा 70 इनिशिएटर प्रोटीन, जो आपको ये नीचे देखने को मिल रहा है। ये एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन के दो किनारे होते हैं, जैसे डीएनए के दो एंड होते हैं ना, 5 प्राइम और 3 प्राइम, वैसे ही प्रोटीन के आपके दो टर्मिनल होते हैं। आपके पास एन टर्मिनल है यहाँ पे और ये सी टर्मिनल है। इसके साथ साथ सिग्मा फैक्टर के 4 रीजन्स होते हैं। ओके, जो 4 रीजन्स हैं बेसिकली, एक्चुअली में ये ऐसा सीधा नहीं होता है, यहाँ पे बस डिनोट किया गया है। यूजुअली ये कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे आपका एक रीजन 1 होगा कुछ इस तरीके से, उससे कनेक्टेड कुछ थोड़ी दूरी पे आपको यहाँ पे रीजन 2 देखने को मिलेगा, उससे थोड़ी सी दूरी पे आपको रीजन 3 देखने को मिलेगा, जो कि मैं एक्चुअली अब ये वाला कलर यूज़ करेंगे। ये आपका रीजन 3 हुआ, और रीजन 3 के बाद आपको देखने को मिलेगा रीजन 4, जो कि यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन में ये होता है, बट बेसिकली कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। ये रीजन्स होते हैं, इसमें रीजन 1 2 3 4, और इनके भी सब रीजन्स होते हैं। जैसे रीजन 1 में आपको रीजन 1.1 देखने को मिलेगा और 1.2 देखने को मिलेगा। रीजन 2 में आपको देखने को मिलेंगे 2.1 2.2 2.3 2.4। रीजन 3 में सिमिलरली ये रहे, और रीजन 4 में ये हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो रीजन्स हैं इनका एक अलग अलग फंक्शन है, ये ऐसे ही प्रेजेंट नहीं है, इनका एक फंक्शन है। तो सबसे पहले ये आपका एक प्रमोटर लिया है मैंने बेसिकली। इस प्रमोटर में आपको देखो डिस्क्रिमिनेटर भी है, एक्सटेंडेड -10 भी है, -10 भी है और -35 भी है। यूजुअली ये नहीं होता है, ऐसा प्रमोटर आपको रेयरली देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे समझाने के लिए मैंने ये यूज़ किया है कि देखिए, जो प्रमोटर है उसका कौन सा रीजन किस एलिमेंट से बाइंड करेगा। यहाँ पे 4 एलिमेंट है हमारे पास, -35, एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट है, -10 एलिमेंट है और डिस्क्रिमिनेटर एलिमेंट है। ये 4 एलिमेंट हैं। तो आइए देखते हैं इनमें से कौन किससे बाइंड करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका मेन है -10। जो आपका -10 जो एलिमेंट है, ये सबसे मेन कहूँगा मैं प्रमोटर का एलिमेंट है। ये आपको हमेशा ही देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं -35 जो है एब्सेंट है, लेकिन -10 आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो जो बेसिकली आपका रीजन 2 है, जो मैंने 4 रीजन बताए थे, रीजन 1 2 3 4, तो एक बार लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं, रीजन 1 2 3 एंड 4, राइट। ये आपके 4 अलग अलग रीजन हैं। तो इसमें से जो -10 को रिकॉग्नाइज कर रहा है, आप देख सकते हैं वो कौन सा है? 2। और 2 में भी अगर मैं मोर स्पेसिफिकली बात करूं तो 2.4। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा रीजन जो है आपका प्रमोटर का वो रिकॉग्नाइज करता है -10 एलिमेंट को। तो आंसर क्या होगा आपका? रीजन 2। तो यहाँ पे आइए लिखते हैं, जो रीजन 2 है इसका काम क्या है आपका, जो इसमें 2.4 है और 2.3 है, ये दो मेन है आपके। जो ये रीजन 2.4 है, ये रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज द -10। और जो रीजन 2.3 है, ये काम करता है मेल्टिंग ऑफ डीएनए, या फिर आप कह सकते हैं जो स्टार्टिंग में, क्योंकि अनवाइंडिंग तो करनी पड़ेगी ना डीएनए की, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, अनवाइंडिंग द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये काम कौन करेगा आपका? 2.3। इसको आप मेल्टिंग भी बोल सकते हैं, मेल्टिंग ऑफ डीएनए। ओके, और ये करता कैसे है रीजन 2 बेसिकली? अच्छा, उससे पहले आप ये जानिए कि जो -35 एलिमेंट है उसको रिकॉग्नाइज करता है 4.2। आप रीजन 4 भी लिख सकते हैं और 4.2 भी लिख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बी मोर स्पेसिफिक, आप 4.2 लिखें। अगर आप जनरल बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि रीजन 4। ओके, ये कैसे करते हैं? ये यूज़ करते हैं एक मोटिफ का, या इनका जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो स्ट्रक्चर होता है हेलिक्स टर्न हेलिक्स। अगर आपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि हेलिक्स क्या होता है। हेलिक्स प्रोटीन के अंदर आपको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, इनको बोलते हैं हम हेलिक्स, राइट। तो
रीजन 2 और रीजन 4 में आपके हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिफ होते हैं। तो बेसिकली आपके पास जैसे ये एक हेलिक्स है, उसके बाद एक टर्न आएगा और फिर यूजुअली आपके पास एक और हेलिक्स होगा यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके का होता है हेलिक्स टर्न हेलिक्स। इसके अंदर आपके पास दो बेसिकली हेलिक्स हैं, दोनों का अपना अपना फंक्शन है। वो क्या करते हैं, इनमें से एक जो है हेलिक्स, मान लीजिए ये वाला है, इसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन हेलिक्स। कि क्या है आपका रिकॉग्निशन हेलिक्स। इसका काम क्या है कि ये डीएनए के अंदर घुसेगा और मेजर ग्रूव, डीएनए के अंदर दो ग्रूव है ना आपके पास, मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव, मैंने आपको बताया भी था। जो मेजर ग्रूव है जो डीएनए की, वहाँ पे ये इंटरेक्ट करता है आपके न्यूक्लियोटाइड्स के साथ। ओके, जबकि जो दूसरा वाला है आपका, ये आपका सपोर्ट हेलिक्स है। बेसिकली इसका काम है एंकरिंग प्रोवाइड करना। तो ये एंकरिंग करेगा, कैसे करेगा एंकरिंग? जो डीएनए बैकबोन है, जो डीएनए फॉस्फेट बैकबोन है, ये उसके साथ इंटरेक्ट करेगा और वहाँ पे एंकरिंग का काम करेगा। और जो दूसरा ये आपका रिकॉग्निशन हेलिक्स है, ये क्या करेगा? बेसिकली आपको रिकॉग्नाइज करेगा द मेजर ग्रूव को। और एक्चुअली ये जो यही वाला जो हेलिक्स है, यही आपका मेल्टिंग भी करवाएगा। सो रीजन 4 और रीजन 2 दोनों के अंदर आपके जो ये हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिव्स हैं, ये काफ़ी काम आते हैं। ओके, अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो डिस्क्रिमिनेटर है, ये मैं बताना एक्चुअली सॉरी माफ़ी चाहूँगा, डिस्क्रिमिनेटर के बारे में बताना भूल गया। डिस्क्रिमिनेटर को रिकॉग्नाइज करता है आपका 1.2, ओके, और एक्सटेंडेड -10 को रिकॉग्नाइज करता है 3.2। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। ओके, अब इसमें देखिए, जो आपका ये अल्फा हेलिक्स है ना, जो ये वाला, ये क्या है? इसको अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, राइट। ये जो रिकॉग्निशन हेलिक्स है, ये मेजर ग्रूव में एंट्री करता है ना जब, तो यहाँ पे आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं बेसिकली, क्योंकि ये एक डीएनए ही तो है ना, तो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर तो होंगे ही। तो ये बेसिकली ये एक एडेनाइन जो 11 है उसके साथ, A11 के साथ और T7 के साथ, थाइमीन 7 के साथ, क्योंकि देखिए यहाँ पे गिनती ही चल रही है बेसिकली। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके, जो आपका रीजन ये 2 है, बेसिकली इसका जो ये हेलिक्स है, ये इंटरेक्ट करता है एडेनाइन 11 और थाइमीन 7 के साथ। और यहाँ से ही जो आपकी जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड होती है ना डीएनए के अंदर, नॉन टेम्पलेट, एक्चुअली इसके लिए भी एक डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने सारे डायग्राम्स जो हैं आज पहले ही मैंने यहाँ पे रख लिए थे, तो कुछ इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको लेट्स डू वन थिंग, लेट्स एनलार्ज दिस स्लाइटली। तो ये आपका जैसे यहाँ पे एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन की गई है, ये आपका जो है यहाँ पे, दिस इज द सिग्मा फैक्टर। ओके, और सिग्मा फैक्टर में बेसिकली ये आपके जो हेलिक्सेस हैं, ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और एक तरह से मतलब दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन, बट बेसिकली आप मान लीजिए कि ये आपका सिग्मा फैक्टर है और ये है आपका डबल स्टैंडर्ड एलिमेंट, राइट, -10 एलिमेंट डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये इसके अंदर कुछ इस तरीके से बाइंड करेगा, स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से, और ये आपका बनता है क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स, राइट। दिस इज द क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स। और क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हैं कि कैसे जो सिग्मा फैक्टर है वो A11 के साथ और T7 के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो ये है ना, ये आपको ये दिख रहे हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके एरोमेटिक रेजिड्यूज, जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं। बेसिकली जो एरोमेटिक रेजिड्यूज हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं आपके, ये एडेनाइन 11 के साथ और थाइमीन 7 के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इनको डीएनए से बाहर निकाल लेते हैं और इन ग्रूव्स के अंदर फिट कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेस फ्लिपिंग। इसको क्या बोलते हैं हम? बेस फ्लिपिंग, क्योंकि देखिए बेस को हमने फ्लिप किया और बाहर ले आए, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द बेस फ्लिपिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे ये जो है जाके यहाँ पे बैठेगा और ये यहाँ पे, और ये आपकी नॉन टेम्पलेट है। देखिए ये आपकी ये वाली जो स्ट्रैंड है ना, ये बनेगी आपकी टेम्पलेट। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये आपकी क्या रहेगी? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये वाली आपकी रहेगी नॉन टेम्पलेट। तो यहाँ पे भी मेंशन करते हैं हम कि नॉन टेम्पलेट। तो ध्यान रखिएगा कि नॉन टेम्पलेट के जो A11 और T7 हैं, उनके साथ ये यहाँ पे बेस फ्लिपिंग होगी, और उसके बाद बेस फ्लिपिंग होने के बाद जो एरोमेटिक रेजिड्यूज हैं आपके, वो इंटरेक्ट करेंगे नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करने में। क्योंकि देखिए जब डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में काफ़ी स्टेबल रहता है,
काफ़ी स्टेबल। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये काफ़ी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। लेकिन जब आपको डीएनए मेल्ट करना है या अनवाइंड करना है बेसिकली, तो आप एक अनस्टेबल चीज़ से अनस्टेबल चीज़ बना रहे हैं। तो ये जो आपके एडेनाइन 11 और T7 है ना, ये सिग्मा फैक्टर के साथ इंट्रैक्शन करते हैं और बेसिकली क्या होता है कि इससे ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये स्टेबल हो जाती है और टेम्पलेट स्ट्रैंड पे बाइंड करेगा आपका आरएनए पॉलीमरेज। तो ये वैसे भी ये ऑलरेडी आपकी स्टेबल रहेगी। ओके, मेन इसको स्टेबल, नॉन टेम्पलेट को स्टेबल करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए आरएनए पॉलीमरेज की जो एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट है, मैं इसमें एक चीज़ और मेंशन करूंगा, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ये जो आपकी एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट है ना, मैंने बताई थी एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट, इसके ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। इसके ऊपर क्या है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। और अगर आपको पता हो तो डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट है ना, इसके अंदर जाती है आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड को ये स्टेबल रखता है, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट जो है वो छोड़ दिया है, मैंने जानबूझ के छोड़ा है एक्चुअली। द रीजन बीइंग, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक अप एलिमेंट है, राइट। और आपने देखा होगा कि अप एलिमेंट के साथ सिग्मा फैक्टर इंटरेक्ट कर ही नहीं रहा है, और ये सही भी है, क्योंकि देखिए जो अप एलिमेंट है ना, इसके साथ सिग्मा फैक्टर इंटरेक्ट नहीं करता। अप एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा डायरेक्टली आरएनए पॉलीमरेज। तो ये आरएनए पॉलीमरेज से डायरेक्ट अटैचमेंट करवाता है, ये आरएनए पॉलीमरेज की जो अप एलिमेंट है। इसलिए मैंने इस स्ट्रक्चर में आपको अप एलिमेंट नहीं है, राइट, क्योंकि सिग्मा फैक्टर अप एलिमेंट के साथ बाइंडिंग करता ही नहीं है। ओके, इसके साथ आप देखिए ओपन कॉम्प्लेक्स, इस चीज़ से एक्चुअली ओपन कॉम्प्लेक्स हम कर चुके हैं, बट एक बार हमें लिखना तो पड़ेगा ही। जो आपका ओपन कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर रहा था, क्योंकि सबसे पहले जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रमोटर पे, तो क्लोज कॉम्प्लेक्स बनता है, राइट। क्लोज कॉम्प्लेक्स के बाद आपका ओपन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो स्टार्टिंग में आपका आरएनए पॉलीमरेज आया, राइट, और वो प्रमोटर पे बाइंड करेगा, साथ में ऑब्वियसली आपका इनिशिएटर होगा। लेकिन जब स्टार्ट इनिशियल बाइंडिंग है, तो उस टाइम पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो आपका बनेगा क्लोज्ड। ओके, क्लोज्ड में जो डीएनए है, इसके अंदर जो क्लोज फॉर्म है आपकी, इसके अंदर डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड ही रहेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहेगा आपका, मतलब कि अनवाइंडिंग अभी नहीं हुई है। इससे नेक्स्ट स्टेज जो है वो आपका क्या होगा, वो होगा ओपन कॉम्प्लेक्स। तो जब हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में खोल देंगे, बेसिकली मेल्टिंग हो जाएगी डीएनए की या अनवाइंडिंग हो जाएगी, तब वो बनता है आपका ओपन कॉम्प्लेक्स। और मेल्टिंग कहाँ से कहाँ होती है, -11 2 + 12, लगभग 12 से 13 बेस पेयर की जो है अनवाइंडिंग होती है। ज़्यादा अनवाइंडिंग नहीं होगी, सिर्फ 12 से 13, वो भी स्टार्टिंग में। बाद में आप देखना कि 8 या 9 ही बेस पेयर एक टाइम पे आपको खुले मिलेंगे। अब बेसिकली ये जो फॉर्मेशन है, इसमें मैंने बताया कि आपको कि कैसे मेल्टिंग होगी। जो सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर का जो रीजन 2 है, वो -10 एलिमेंट के एडेना A11 और T7 के साथ इंटरेक्ट करेगा, उनको फ्लिप करेगा, बेस फ्लिपिंग होगी। ओके, और उसके बाद यहाँ पे अनवाइंडिंग होगी, राइट। सो अनवाइंडिंग होने के बाद, अब देखिए अनवाइंडिंग हो चुकी है, तो हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स बन गया, ओपन कॉम्प्लेक्स। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस प्रोसेस में कोई एटीपी नहीं लग रहा है, ये यहाँ पे कोई भी एटीपी नहीं लग रहा है, क्योंकि दोनों ही, ये भी स्टेबल था और ये भी स्टेबल है, दोनों ही जो हैं वो स्पॉन्टेनियस कन्फर्मेशन चेंजेस हैं। ओके, इसमें कोई आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस, एनर्जी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसीलिए बेसिकली आपका जो यहाँ पे कोई एटीपी आप यूज़ नहीं करेंगे। अनदर थिंग कि आरएनए पॉलीमरेज और प्रमोटर और इसके साथ इनिशिएटर तो मैं लिखना भूल ही गया, इनकी बाइंडिंग जब क्लोज कॉम्प्लेक्स में होती है तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्लोज कॉम्प्लेक्स तक प्रोसेस यूजुअली रिवर्सिबल रहती है, लेकिन अगर क्लोज से आप ओपन में आ गए हैं, ओपन कॉम्प्लेक्स बन चुका है, तो चांसेस हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप देखना कि जो ट्रांसक्रिप्शन है, अगर ओपन कॉम्प्लेक्स बन चुका है तो ट्रांसक्रिप्शन होके ही रहेगी। अब बात करते हैं, देखिए ओपन कॉम्प्लेक्स हमने बना दिया, हमें पता लग गया कैसे बना। आपका रीजन 2 जो था, ये आपका जो रीजन 2 था, इसने -10 एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करके ओपन कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब इनिशिएशन में मैंने आपको बताया था कि एक स्टेप और होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोमोटर एस्केप, राइट। लेकिन प्रोमोटर एस्केप पे जाने से पहले सबसे पहले हम एक बार थोड़ा सा आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे काफ़ी चेंजेस आते हैं। जब क्लोज कॉम्प्लेक्स से आरएनए पॉलीमरेज ओपन कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो स्ट्रक्चर में बहुत से डिफरेंसेस आते हैं, तो आइए पहले उनको देखते हैं।
उसके लिए अगेन मैं यहाँ पे एक डायग्राम का यूज़ करूँगा, तो लेट्स यूज़ अ डायग्राम। आई थिंक मैंने वो भी यहाँ पे रखा था, ये रहा। तो इसको हम कॉपी करके हम यहाँ पे ले आते हैं और इसको पेस्ट करके थोड़ा सा इनलार्ज, यस, सो दिस विल वर्क। सो हम इसका यूज़ करेंगे ये देखने में कि जो आपका एक्चुअली सबसे पहले तो चैनल्स देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था जब मैं आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बता रहा था कि आरएनए पॉलीमरेज में 5 चैनल होते हैं, ठीक है। ये आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है, देयर आर 5 चैनल्स। चैनल्स मतलब कि रास्ते, राइट। तो इसके अंदर 5 चैनल्स होते हैं। कौन से? सबसे पहला होता है एक एनटीपी अपटेक चैनल बोलते हैं, एनटीपी अपटेक चैनल। तो बेसिकली ये वो रास्ता है, एनटीपी आपको पता ही होगा, न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनटीपी हम यूज़ करते हैं। तो इसमें दिखाया नहीं गया है, बट यहाँ पे एक रास्ता होता है बेसिकली, आई थिंक इस साइड प्रेजेंट होता है शायद, जो कि क्या करता है, जो आरएनटीपी हैं जिनसे आरएनए बनने वाला है उनकी एंट्री होती है, ठीक है। वहाँ से वो एनटीपी जो है वो लिए जाते हैं। उसके बाद अगला जो है हमारे पास, उसको बोलते हैं आरएनए एग्जिट चैनल, क्योंकि आरएनटीपी का यूज़ करके जो आरएनए बनेगा उस आरएनए को निकलना भी है। मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि आरएनए जो है वो डीएनए से जुड़ा हुआ नहीं रहता, बस एक टाइम पे 8, 9 या 10 बेस पेयर जो है आरएनए के, वो डीएनए के साथ जुड़े रहते हैं, बाकी आरएनए निकल जाता है थ्रू द आरएनए एग्जिट चैनल। और आरएनए एग्जिट चैनल यहाँ पे शो भी किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, कंफ्यूज मत होना, ये आपकी 2 स्ट्रैंड्स हैं। जो ऑरेंज कलर वाली है वो टेम्पलेट है, जो ये वाली है ना ऑरेंज कलर वाली, ये टेम्पलेट है, और जो ये ग्रे कलर वाली है ये नॉन टेम्पलेट है। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे जो ग्रे वाली है वो टेम्पलेट है, ऑरेंज वाली नॉन टेम्पलेट है। तो यहाँ पे ये इन्होंने इस डायग्राम में पता नहीं ये कलर कोडिंग इन्होंने गड़बड़ क्यों कर रखी है, बट ठीक है, जैसा भी है। जो आपकी ये ग्रे वाली है ये आपकी टेम्पलेट है, और ये जो कलर वाली है ये नॉन टेम्पलेट है। और यस, हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान दें तो एक्चुअली आगे चलते हैं, मैं बताता हूँ आपको कि मैंने क्यों कहा कि ये आपकी न्यूक्लियर वो है नॉन टेम्पलेट और वो टेम्पलेट है। क्योंकि इसके अंदर आपके पास 2 चैनल और प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है, एक तो सबसे पहले इसको ही देखते हैं, डाउन स्ट्रीम डीएनए चैनल। तो देखिए जब पॉलीमरेज जो है, ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ट्रांसक्रिप्शन करते टाइम ये पॉलीमरेज आपका आगे तो बढ़ेगा ही, तो अंदर आने के लिए डीएनए को जो रास्ता चाहिए होता है उसको बोलते हैं हम डाउनस्ट्रीम डीएनए चैनल। तो इस चैनल के थ्रू नया डीएनए एंटर करता है पॉलीमरेज के अंदर। इसके अलावा 2 और चैनल्स हैं। एक है आपका टेम्पलेट चैनल, ये बेसिकली वो जगह है जहाँ से आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड गुजरती है, और एक है आपका नॉन टेम्पलेट चैनल। ये वो रास्ता है, बेसिकली वो चैनल है जहाँ से आपकी नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो गुजरती है। तो आइए देखते हैं। अब मैं खुद कंफ्यूज हो गया था इनमें से कौन सी क्या है, क्योंकि इन्होंने मेंशन तो किया नहीं है। तो मैंने क्या किया, देखिए ये जो टी चैनल है इसका मतलब है टेम्पलेट चैनल, और जो एन टी चैनल है ये है नॉन टेम्पलेट चैनल। ओके, तो मैंने एक सिंपल सा दिमाग लगाया कि जो ये ऑरेंज वाली लाइन जो डीएनए स्ट्रैंड है ये एंटी चैनल से होकर गुजर रही है। अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे ये प्रेजेंट है एंटी चैनल में, तो इसका मतलब जो ऑरेंज है वो नॉन टेम्पलेट है। और अगर आप ध्यान दें जो ये दूसरे वाली है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन बने रहिएगा मेरे साथ, ये कुछ इस तरीके से होती हुई यहाँ से जा रही है टेम्पलेट चैनल से, तो ये टेम्पलेट है, इस तरीके से मैंने फाइंड किया। और अगर आप ध्यान दें तो ये देखिए, ये जो सिग्मा 1.1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4 दे रखा है ना, ये एक्चुअली में आपका सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा 70 है। और मैंने बताया था ना कि सिग्मा के आपके अलग अलग रीजन है, 1, 2, 3, 4। तो ये आपका रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है, और ये रीजन 4 है। तो मैंने आपको बताया भी था कि जो आपका सिग्मा फैक्टर है वो इस तरह से स्ट्रेट नहीं होता, कुछ इस तरीके से होता है। ये रीजन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और वैसा ही कुछ यहाँ पे दिखा भी रखा है, रीजन 1 और इससे जुड़ा हुआ है रीजन 2, रीजन 2 से जुड़ा हुआ है रीजन 3, और रीजन 3 से ऐसे जुड़ा हुआ है रीजन 4। तो ये चारों आपके सिग्मा फैक्टर के रीजन हैं। तो कुछ इस तरीके से आपकी बाइंडिंग होती है। अब देखिए बेसिकली मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको कुछ, एक मिनट, जस्ट सेकंड, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी, ये है आपकी एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट। ये क्या है आपकी एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट, जो पी चैनल के आसपास प्रेजेंट है। Thank you for watching. I hope you found this video helpful and informative. If you enjoyed the content, please give it a thumbs up and share it with your friends.
Don't forget to subscribe for more videos. Hit the bell icon to stay updated with our latest uploads.